नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी के अपने YouTube चैनल एजुकेशन विद नवीन में। साथियों, मैं आपकी एमटीएस एग्ज़ाम के लिए साथियों जीके जीएस के टॉप 100 क्वेश्चन साथियों आपके लिए लेके आया हूं। और साथियों इस सेशन में हम शानदार शानदार क्वेश्चंस को सोल्व करने वाले हैं, जिससे साथियों जो आपके आगामी जो एग्ज़ाम है एमटीएस का जो स्टार्ट होने वाला है, वहां साथियों इस सेशन से आपको बहुत सारे क्वेश्चंस आपको यहाँ पे एज इट इज ऐसे कैसे मिलने वाले हैं। तो साथियों सेशन को शुरू करें उससे पहले आप सभी लोग साथियों सेशन को लाइक करें, शेयर करें, और जो साथी हमारे इस चैनल पर नए हैं प्लीज साथियों यहाँ पे चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है, तो चलो साथियों यहाँ पे सेशन की शुरुआत करते हैं। और सबसे पहले क्वेश्चन की बात करें तो साथियों पहला क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय खेल दिवस 29 अगस्त किससे संबंधित है। ए ऑप्शन मेजर ध्यानचंद से, बी ऑप्शन साथियों सी के नायडू से, सी ऑप्शन दिलीप सिंह से, या डी ऑप्शन साथियों मिल्खा सिंह से। सबसे पहले तो आपको बताऊं साथियों कि 29 अगस्त 2005 को यहाँ पे साथियों आपको ध्यान रखना है मेजर ध्यानचंद का क्या हुआ था, इस दिन साथियों यहाँ पे जन्म हुआ था। तो भारत सरकार के द्वारा प्यारे साथियों 2012 में यहाँ पे 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाया गया। तो साथियों इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो है साथियों क्या बन जाएगा, ए ऑप्शन आपका राइट आंसर बन जाएगा। चलो साथियों अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं कि मुद्रा राक्षस के रचयिता कौन थे। हेमचंद्र थे, बी ऑप्शन बल्लाल, सी ऑप्शन विशाखादत्त, और डी ऑप्शन साथियों यहाँ पे पद्म गुप्त थे। तो साथियों ध्यान रखना इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो सी ऑप्शन आपका क्या बन जाएगा प्यारे साथियों, राइट आंसर बन जाएगा। चलो साथियों अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं कि एयर इंडिया का मुख्यालय कहाँ स्थित है। मुंबई में स्थित है, या नई दिल्ली में स्थित है प्यारे साथियों, या कोलकाता में स्थित है, या मेरे भाई हैदराबाद में स्थित है। तो मैं आपको बताना चाहूंगा साथियों यहाँ पे कि एयर इंडिया का जो मुख्यालय है साथियों यहाँ नई दिल्ली में स्थित है। यानी कि प्यारे साथियों इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो है हमारा वो बी ऑप्शन होने वाला है। चलो साथियों अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं कि गुप्त साम्राज्य के संस्थापक कौन थे। आपको साथियों यहाँ पे गुप्त साम्राज्य के संस्थापक बताने हैं। ए ऑप्शन चंद्रगुप्त द्वितीय, बी ऑप्शन समुद्रगुप्त, सी ऑप्शन साथियों श्रीगुप्त, डी ऑप्शन घटोत्कच। तो मेरे भाई यहाँ पे ध्यान रखना कि गुप्त साम्राज्य के जो संस्थापक थे प्यारे साथियों वो श्रीगुप्त थे। यानी मेरे भाई इस क्वेश्चन की राइट आंसर की अगर हम बात करते हैं तो सी ऑप्शन मेरे भाई आपका राइट आंसर हो जाता है। चलो साथियों अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा नगर गुप्त वंश की राजधानी था। आपको साथियों बताना है कि इनमें से कौन सा नगर वो है जो गुप्त वंश की राजधानी था। ए ऑप्शन पाटलिपुत्र था, बी ऑप्शन कौशल, सी ऑप्शन काशी था, या डी ऑप्शन मेरे भाई यहाँ उज्जैन था। तो गुप्त वंश की जो साथियों यहाँ राजधानी थी वो कौन सा नगर था, यहाँ पे पाटलिपुत्र। यानी कि साथियों ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा। चलो साथियों अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण साथियों किसने करवाया था। यहाँ पे ए ऑप्शन है गोविंद द्वितीय ने करवाया था, या कृष्ण फर्स्ट ने करवाया था, या कृष्ण द्वितीय ने करवाया था, या साथियों कृष्ण थर्ड ने करवाया था। तो प्यारे साथियों आपको क्या ध्यान रखना है यहाँ पे कि एलोरा के जो साथियों यहाँ पे आपके कैलाश मंदिर है उनका निर्माण जो है प्यारे साथियों किसने करवाया था, कृष्ण फर्स्ट ने करवाया था। यानी कि प्यारे साथियों बी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, यहां से एकदम सही आंसर हो जाएगा। चलो साथियों यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7 की बात कर लेते हैं कि गीत गोविंद के रचयिता कौन है। साथियों आपको गीत गोविंद के रचयिता बताना है। ए ऑप्शन विद्यापति थे, या फिर साथियों जयदेव थे, या साथियों वेदव्यास थे, या साथियों विष्णु शर्मा थे। तो मेरे भाई ध्यान रखना यहाँ पे गीत गोविंद के जो रचयिता थे वो कौन थे साथियों, यहाँ पे जयदेव थे। यानी कि मेरे भाई बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का क्या हो जाता है, राइट आंसर हो जाता है। ठीक है साथियों अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। गुजरात के चालुक्य वंश का संस्थापक कौन था। मूलराज प्रथम था, या साथियों जयसिंह सिद्धराज था, या साथियों भीम प्रथम था, या कुमारपाल था। तो साथियों आपको मैं बताना चाहूंगा यहाँ से कि गुजरात के चालुक्य वंश का जो संस्थापक था वो साथियों कौन था, मूलराज
प्रथम था। यानी कि मेरे भाई ए ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, यहाँ से सही आंसर आपका हो जाता है। चलो साथियों अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं कि चंदेल वंश की स्थापना किसने की थी। यहाँ पे नन्नुक चंद्र वर्मन ने की थी, या वासुदेव ने की थी, या उपेंद्र ने की थी, या साथियों कीर्ति वर्मन ने की थी। तो साथियों चंदेल वंश की जो स्थापना है वो नन्नुक ने की थी, यानी कि चंद्र वर्मन ने की थी। यानी कि साथियों ए ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। चलो साथियों अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 की बात कर लेते हैं। आगरा शहर का संस्थापक कौन था। ए ऑप्शन फिरोज तुगलक था, बी ऑप्शन साथियों यहाँ मोहम्मद बिन तुगलक था, सी ऑप्शन अलाउद्दीन खिलजी था, या डी ऑप्शन साथियों यहाँ सिकंदर लोदी था। तो साथियों आपको क्या बताना है यहाँ पे कि आगरा वंश का संस्थापक साथियों कौन था। तो आप कहोगे सर आगरा वंश का जो आगरा शहर का साथियों यहाँ पे जो संस्थापक था वो सिकंदर लोदी था। यानी कि डी ऑप्शन साथियों आपका क्या हो जाएगा, सही आंसर आपका यहाँ होने वाला है। चलो साथियों यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 11 की बात करते हैं कि दिल्ली के किस सुल्तान ने ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाया था। ठीक है साथियों, दिल्ली का वो कौन सुल्तान था जिसने ब्राह्मणों के ऊपर साथियों यहाँ जजिया कर लगाया था, ये मेरे भाई आपको बताना है। क्या अलाउद्दीन खिलजी था, या फिरोज शाह तुगलक ने लगाया था, या मोहम्मद बिन तुगलक ने लगाया था, या बलबन ने लगाया था। तो साथियों देखो यहाँ पे दिल्ली का वो सुल्तान जिसने ब्राह्मणों के ऊपर जजिया कर लगाया था साथियों कौन था, यहाँ फिरोज शाह तुगलक था। यानी कि साथियों बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का क्या बन जाएगा, राइट आंसर। चलो साथियों अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं कि भारत के किस मध्यकालीन शासक ने इक्ता व्यवस्था प्रारंभ की थी। भाई इक्ता व्यवस्था को प्रारंभ करने वाला मध्यकालीन वो कौन सा शासक था। इल्तुमिश था, बलबन था, अलाउद्दीन खिलजी था, या साथियों इनमें से कोई नहीं। तो साथियों देखो इक्ता व्यवस्था को प्रारंभ करने वाला जो शासक था साथियों कौन सा था, इल्तुमिश था। यानी कि मेरे भाई इस क्वेश्चन के राइट आंसर की बात करते हैं तो साथियों ए ऑप्शन आपका यहाँ पे एकदम सही हो जाता है। चलो साथियों अगले क्वेश्चन 13 की बात कर लेते हैं। कुतुब मीनार का निर्माण किसने पूरा करवाया था। ए ऑप्शन नसरुद्दीन मोहम्मद ने करवाया था, बी ऑप्शन फिरोज शाह तुगलक ने करवाया था, डी ऑप्शन कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया था, या साथियों मोहिउद्दीन मोहम्मद ने करवाया था। तो साथियों इस क्वेश्चन के राइट आंसर की बात करते हैं तो मेरे भाई बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर बन जाएगा। चलो साथियों अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं कि दिल्ली सल्तनत का सबसे बड़ा विस्तार किसके शासन काल में देखा गया। यानी कि दिल्ली सल्तनत के अंदर साथियों सबसे जो बड़ा विस्तार है वो किसके शासन काल में हुआ, ये आपसे पूछा गया है। मोहम्मद बिन तुगलक के शासन काल में हुआ, या गयासुद्दीन बलबन के शासन काल में हुआ, या अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में हुआ, या सिकंदर लोदी के शासनकाल में हुआ। तो प्यारे साथियों यहाँ पे दिल्ली का जो सबसे ज्यादा विस्तार हुआ था वो मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में हुआ था। यानी कि प्यारे साथियों इस क्वेश्चन के राइट आंसर की बात करते हैं तो ए ऑप्शन मेरे भाई यहाँ पे एकदम सही हो जाता है। साथियों देखो ये जो सीरीज है आपकी टॉप 100 क्वेश्चंस की सीरीज है, बहुत सारे क्वेश्चन प्यारे साथियों एज इट इज आपको यहाँ एमटीएस के एग्जाम में साथियों देखने को मिल सकते हैं। तो साथियों अगर देखो आपने सेशन को लाइक नहीं किया तो प्लीज साथियों लाइक करें, शेयर करें, और अगर साथियों सेशन को अगर आप इस सेशन में नए हैं, हमारे चैनल के ऊपर नए हैं, तो प्लीज साथियों आप चैनल को सब्सक्राइब भी करें। देखो आपके एक सब्सक्राइब से साथियों कुछ नहीं होता, लेकिन हम आपके लिए देखो आपका ये जो एक सब्सक्राइब है साथियों ये हमारे लिए एक मोटिवेशन का काम करता है। ठीक है साथियों, तो अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं भैया ना। ठीक है, आपका कुछ नहीं बिगड़ेगा, लेकिन साथियों हमको एक बहुत एनर्जी मिलती है आपके सब्सक्राइबर से। ठीक है साथियों अगले क्वेश्चन की बात करते हैं कि जहांगीर ने किसके हत्यारे को पुरस्कृत किया था। अबुल फजल के, वीर सिंह बुंदेला के, या जय सिंह के, या मान सिंह के। तो साथियों इस क्वेश्चन की राइट आंसर की बात करते हैं तो बी ऑप्शन प्यारे साथियों राइट हो जाता है आपका। चलो अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं यहाँ पे साथियों कि मुमताज महल का वास्तविक नाम क्या था। यहाँ पे अर्जुन
अर्जुमंद बानो बेगम था, या रोशर आरा बेगम था, या जहां आरा बेगम था, या जीनत महल था। तो प्यारे साथियों यहाँ पे मुमताज महल का वास्तविक नाम जो था वो क्या था, अर्जुमंद बानो बेगम था। यानी कि साथियों ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का क्या हो जाता है, राइट आंसर हो जाता है। चलो साथियों अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं कि शाहजहां ने मुगल साम्राज्य की राजधानी आगरा के स्थान पर कहाँ स्थानांतरित की थी। दिल्ली को किया था, या फतेहपुर सीकरी को किया था, या सूरत को किया था, या प्यारे साथियों वाराणसी को किया था। तो प्यारे साथियों इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन यानी दिल्ली आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलो साथियों अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। किस मुगल बादशाह ने इलाही संवत के स्थान पर हिजरी संवत चलाया था। जहांगीर ने चलाया था, शाहजहां ने चलाया था, औरंगजेब ने चलाया था, या साथियों अकबर ने चलाया था। तो देखो यहाँ पे साथियों इलाही संवत के स्थान पर हिजरी संवत जो है साथियों किसने चलाया था, शाहजहां ने। यानी कि प्यारे साथियों इस क्वेश्चन की बात करते हैं तो बी ऑप्शन आपका क्या हो जाता है, राइट आंसर हो जाता है। ठीक है साथियों अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं कि मुगल सम्राट जहांगीर ने कैप्टन हॉकिंस को किस उपाधि से सम्मानित किया था। अंग्रेज खान की उपाधि से, शेर खान की उपाधि से, फारसी खान की उपाधि से, या हिंदुस्तान खान की उपाधि से सम्मानित किया था। तो प्यारे साथियों इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाता है, ए ऑप्शन आपका राइट हो जाता है, अंग्रेज खान। ठीक है चलो साथियों अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। यूरोपीय चित्रकारी का प्रवेश किसके दरबार में हुआ था। हुमायूं के दरबार में हुआ था, अकबर के दरबार में हुआ था, जहांगीर के दरबार में हुआ था, या साथियों शाहजहां के दरबार में हुआ था। तो प्यारे साथियों यूरोपीय चित्रकारी का प्रवेश जो है अकबर के दरबार में हुआ था। यानी कि प्यारे साथियों इस क्वेश्चन के राइट आंसर की बात करते हैं तो बी ऑप्शन आपका साथियों यहाँ पे राइट हो जाता है। चलो साथियों अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं कि दक्षिण अफ्रीका में 21 साल से अधिक रहने के बाद गांधी जी, ठीक है साथियों, कब भारत लौट आए थे। यानी कि 1915 में लौट आए थे गांधी जी वापस भारत में, 1916 में, 1917 में, या 1919 में। तो प्यारे साथियों देखो दक्षिण अफ्रीका के अंदर साथियों 21 साल से अधिक रहने के बाद भी गांधी जी जो है प्यारे साथियों यहाँ 1915 में वापस साथियों कहाँ लौट आए थे, यहाँ भारत लौट आए थे। तो साथियों इस क्वेश्चन के राइट आंसर की बात करता हूं तो मेरे भाई ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का क्या हो जाता है, एकदम राइट आंसर हो जाता है। चलो साथियों अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, नेक्स्ट सवाल की बात कर लेते हैं कि बुनियादी शिक्षा या वर्धा योजना को किसने दिया था। आपको बताना है साथियों बुनियादी शिक्षा या वर्धा योजना को किसने दिया था। ए ऑप्शन बाल गंगाधर तिलक ने दिया था, या साथियों महात्मा गांधी ने दिया था, या सरदार वल्लभ भाई पटेल ने दिया था, या प्यारे साथियों जवाहरलाल नेहरू ने दिया था। तो साथियों मैं आपको बताना चाहूंगा बुनियादी शिक्षा या वर्धा को साथियों या इस योजना को किसने दिया था, तो प्यारे साथियों महात्मा गांधी ने दिया था। यानी कि मेरे भाई बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का क्या हो जाता है, राइट आंसर हो जाता है। चलो साथियों अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं कि लंदन में पहला गोलमेज सम्मेलन किस वर्ष आयोजित किया गया था। 1907 में, 1923 में, 1919 में, या 1930 में। तो प्यारे साथियों देखो लंदन में पहला गोलमेज सम्मेलन जो है 1930 में आयोजित किया गया था। प्यारे साथियों यहाँ इस क्वेश्चन के राइट आंसर की बात करते हैं तो आपका डी ऑप्शन आपका क्या हो जाता है, सही आंसर हो जाता है। चलो साथियों अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, चंपारण सत्याग्रह निम्नलिखित में से किस वर्ष में शुरू हुआ था। 1935 में हुआ था, 1917 में हुआ था, 1928 में हुआ था, या प्यारे साथियों 1945 में हुआ था। तो मेरे भाई यहाँ आपको बताना है कि चंपारण सत्याग्रह निम्नलिखित में से किस वर्ष में शुरू हुआ था। तो साथियों इस क्वेश्चन का जो आपका राइट आंसर होगा वो होगा बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा 1917। ठीक है चलो अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। 1932 का पूना पैक्ट महात्मा गांधी और
के बीच में समझौता था। यानी कि साथियों ये पूना पैक्ट जो समझौता हुआ था, आप सभी को पता है प्यारे साथियों, ये 1932 में हुआ था। तो मेरे भाई ये समझौता किस किस के बीच हुआ था? महात्मा गांधी और किसके बीच में हुआ था? बी आर अम्बेडकर के बीच में, या लॉर्ड इरविन के बीच में, या अरविंदो घोष के बीच में, या बाल गंगाधर तिलक के बीच में? तो पूना पैक्ट जो है साथियों यहाँ पे आपको पता है महात्मा गांधी और बी आर अम्बेडकर के बीच में हुआ था। यानी कि प्यारे साथियों ए ऑप्शन आपका क्या हो जाता है, यहाँ से सही आंसर हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 26 की बात कर लेते हैं कि मध्य प्रदेश का पन्ना जिला जो है किस किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? खनिज के लिए, संगमरमर के लिए, अभ्रक के लिए, या प्यारे साथियों हीरा के लिए? तो मध्य प्रदेश का ये साथियों पन्ना जिला है जो है साथियों यहाँ किसके लिए प्रसिद्ध है? हीरा के लिए प्रसिद्ध है प्यारे साथियों। तो डी ऑप्शन आपका प्यारे साथियों यहाँ से क्या हो जाता है, सही आंसर आपका हो जाता है। चलो साथियों यहाँ इस सीरीज को आगे कंटिन्यू करते हैं और अब यहाँ पे साथियों क्वेश्चन नंबर 27 की बात करते हैं कि भारत के निम्नलिखित में से किन राज्यों में पवन ऊर्जा के विकास की संभावनाएं अधिक है? उत्तर प्रदेश एवं पंजाब में, बिहार एवं झारखंड में, तमिलनाडु एवं गुजरात में, या साथियों राजस्थान एवं उड़ीसा में? तो प्यारे साथियों इस क्वेश्चन की राइट आंसर की बात करते हैं तो सी ऑप्शन साथियों आपका राइट आंसर बन जाएगा, तमिलनाडु और गुजरात। ठीक है साथियों, अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं कि भारतीय खनिज पदार्थों का भंडार किसे कहा जाता है? यानी भारतीय खनिज पदार्थों का भंडार किसको कहा जाता है? छोटे नागपुर के पठार को, या साथियों बुंदेलखंड के पठार को, या मालवा के पठार को, या बघेलखंड के पठार को? तो प्यारे साथियों आपको पता है, देखो भारतीय खनिज पदार्थों का भंडार जो है साथियों किसको कहा जाता है? यहाँ पे छोटे नागपुर के पठार को कहा जाता है। यानी कि प्यारे साथियों ए ऑप्शन यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। तो चलो साथियों अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं कि ब्रह्मांड का अध्ययन के रूप में जाना जाता है? एंथ्रोपोलॉजी के रूप में, एटिमोपोलॉजी के रूप में, या कॉस्मोलॉजी के रूप में, या साथियों एनाटॉमी के रूप में? ठीक है, तो साथियों इस क्वेश्चन के राइट आंसर की बात करते हैं तो सी ऑप्शन मेरे भाई आपका राइट आंसर बन जाता है, कॉस्मोलॉजी के रूप में भाई। ठीक है, चलो साथियों अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट सवाल की बात कर लेते हैं कि तारों का एक ऐसा समूह जिसको उसकी आकृति से पहचाना जाता है क्या कहलाता है? तारामंडल कहलाता है, धूमकेतु कहलाता है, उल्कापिंड कहलाता है, या साथियों उल्काब कहलाता है? तो प्यारे साथियों इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है? देखो ए ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा साथियों, यहाँ पे राइट आंसर आपका होने वाला है तारामंडल। ठीक है साथियों, अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। देखो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 31 की बात कर लेते हैं। अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? टोक्यो में है, या कोलकाता में है, बीजिंग में है, या साथियों मनीला में है? तो प्यारे साथियों आपको क्या बताना है कि अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो आप कहोगे सर मनीला में स्थित है। यानी कि प्यारे साथियों डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का क्या बन जाता है, राइट आंसर बन जाता है। चलो साथियों नेक्स्ट सवाल की बात कर लेते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का कॉफी पोर्ट कहलाता है? साओ पालो, या सेंटोस, या रियो डी जेनेरो, या ब्यूनस आयर्स? ठीक है साथियों, तो आपको पता है साथियों कौन कहलाता है प्यारे साथियों? देखो आपका यहाँ पे, तो आप कहोगे प्यारे साथियों देखो यहाँ पे इस क्वेश्चन के राइट आंसर की बात करते हैं तो सेंटोस कहलाता है। यानी कि बी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा प्यारे साथियों, सही आंसर हो जाएगा। चलो साथियों अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं कि संविधान के किस भाग में मौलिक अधिकारों का उल्लेख किया गया है? यानी कि साथियों आपको बताना है कि मौलिक अधिकारों का उल्लेख संविधान के किस भाग में किया गया है? भाग 2 में किया है, भाग 3 में किया है, भाग 4 में, या साथियों भाग 5 में? तो मौलिक अधिकारों का जो उल्लेख है प्यारे साथियों वो संविधान के भाग 3 में किया है। यानी कि प्यारे साथियों इस क्वेश्चन के राइट आंसर की बात करते हैं तो बी ऑप्शन मेरे भाई आपका क्या हो जाता है, एकदम राइट हो जाता है। चलो साथियों अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं कि संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक अधिकारों का वर्णन है? ठीक है, आपको क्या बताना है प्यारे साथियों कि संविधान के कौन से अनुच्छेद में मौलिक अधिकारों का वर्णन देखने को मिलता है? तो प्यारे साथियों
ए ऑप्शन है आपका 13 से 16 तक, बी ऑप्शन है अनुच्छेद 5 से 11 तक, सी ऑप्शन है अनुच्छेद 35 से 51 तक और डी ऑप्शन है 12 से 35 तक। तो आपको पता है साथियों, देखो यहाँ पे मौलिक अधिकारों का जो वर्णन है प्यारे साथियों, वो अनुच्छेद 12 से 35 के बीच में देखने को मिलता है। यानी कि साथियों डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का क्या बन जाएगा, राइट आंसर। चलो साथियों अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट सवाल की बात कर लेते हैं मेरे भाई यहाँ पे कि भारतीय संविधान में प्रारंभ में कितने मौलिक अधिकार दिए गए थे, 5 या 4 या 6 या प्यारे साथियों 7। तो साथियों इस क्वेश्चन के राइट आंसर की बात करते हैं तो 7 यानी डी ऑप्शन आपका प्यारे साथियों क्या हो जाता है, राइट आंसर। चलो साथियों अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट सवाल की बात कर लेते हैं कि किस संविधान संशोधन के द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों की सूची से हटा दिया गया। ए ऑप्शन 42वें संविधान संशोधन द्वारा, बी ऑप्शन साथियों आपका 44वें संविधान संशोधन द्वारा, सी ऑप्शन साथियों 86वें संविधान संशोधन द्वारा और डी ऑप्शन है प्यारे साथियों 63वें संविधान संशोधन के द्वारा। तो प्यारे साथियों जो संपत्ति के अधिकार जो हमारा पहले मौलिक अधिकारों की सूची में था उसको साथियों हटा दिया गया था, किस संशोधन के माध्यम से, 44वें संविधान संशोधन के द्वारा फिर भैया ना। तो बी ऑप्शन साथियों इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, राइट आंसर। चलो साथियों अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। स्वतंत्र भारत की पहली निर्वाचित संसद कब से अस्तित्व में आई, 1947 में, 1949 में, 1951 में या साथियों 1952 में। तो प्यारे साथियों इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा 1952, यानी कि प्यारे साथियों डी ऑप्शन आपका राइट आंसर है। चलो अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। संसद के दो क्रमिक सत्रों के बीच अधिकतम कितना अंतराल होता है, 1 वर्ष का, 8 माह का, 3 माह का या साथियों 6 माह का। तो साथियों ये क्या कह रहा है क्वेश्चन आपसे कि संसद के दो क्रमिक सत्रों के बीच अधिकतम कितना अंतराल हो सकता है। तो प्यारे साथियों 6 माह का अधिकतम अंतराल हो सकता है, यानी कि साथियों डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनने वाला है। चलो साथियों अगले सवाल की बात करते हैं कि पहला लोकपाल विधेयक भारत की संसद में पेश किया गया था, कब पेश किया गया था, 1967 में, 1966 में, 1968 में या साथियों 1969 में। तो पहला लोकपाल विधेयक जो है साथियों भारत की संसद में पहली बार कब पेश किया गया था, साथियों 1968 में पेश किया गया था, यानी कि प्यारे साथियों सी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर बन जाएगा इस क्वेश्चन का। चलो साथियों अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं 40 की कि भारतीय नागरिकता प्राप्त करने की शर्तें निर्धारित करने के लिए सक्षम प्राधिकार कौन है। ए ऑप्शन महान्यायवादी, बी ऑप्शन राज्य की विधानसभाएं, सी ऑप्शन राष्ट्रपति और डी ऑप्शन प्यारे साथियों क्या है यहाँ पे संसद। तो प्यारे साथियों डी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि डी ऑप्शन यानी कि संसद आपका साथियों सही आंसर हो जाएगा। चलो साथियों अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं कि राज्यसभा का सर्वप्रथम गठन किस वर्ष हुआ था, वर्ष 1950 में, वर्ष 1952 में, वर्ष 1949 में या साथियों वर्ष 1951 में। तो प्यारे साथियों राज्यसभा का सर्वप्रथम गठन जो है साथियों यहाँ कब किया गया था, तो आप कहोगे सर वर्ष 1952, यानी कि प्यारे साथियों बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का क्या बन जाएगा, राइट आंसर बन जाएगा। चलो साथियों अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं कि भारतीय संसद का उच्च सदन कौन होता है, लोकसभा होता है, राज्यसभा होता है या विधानसभा होता है या राष्ट्रपति। तो प्यारे साथियों देखो यहाँ पे दो सदन होते हैं, एक उच्च सदन तो कौन होता है आपका, राज्यसभा, ठीक है, क्या होता है साथियों, राज्यसभा। और अगर मेरे भाई अगर हम यहाँ पे प्यारे साथियों निम्न सदन की बात करते हैं तो निम्न सदन कौन होता है प्यारे साथियों, आपका यहाँ पे लोकसभा होती है, ठीक है मेरे भाई। तो आपका यहाँ उच्च सदन पूछा है, तो प्यारे साथियों इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन मेरे भाई इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, यहाँ से एकदम सही आंसर साथियों होने वाला है। चलो साथियों अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं कि संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत
राज्यसभा के गठन का प्रावधान किया गया है? अनुच्छेद 79, अनुच्छेद 80, अनुच्छेद 81, अनुच्छेद 52। साथियों इस क्वेश्चन के राइट आंसर की बात करते हैं तो अनुच्छेद 80 के अंदर, यानी कि प्यारे साथियों बी ऑप्शन आपका क्या हो जाता है, सही आंसर आपका हो जाता है। चलो साथियों अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, नेक्स्ट सवाल की बात कर लेते हैं कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 80 राज्यसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी निर्धारित करता है? देखो साथियों अनुच्छेद 80 जो है ना साथियों, राज्यसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या को साथियों यहाँ निर्धारित करता है। तो आपका यहाँ ए ऑप्शन 250 है, बी ऑप्शन 238, सी ऑप्शन 240 और डी ऑप्शन साथियों यहाँ पे कितना है 262। तो मेरे भाई यहाँ आपका ए ऑप्शन आपका राइट आंसर बन जाएगा 250, ए ऑप्शन। ठीक है साथियों अगले सवाल की बात कर लेते हैं, अतिरिक्त न्यायाधीशों की नियुक्ति कहाँ की जाती है? उच्चतम न्यायालय में या उच्च न्यायालय में या दोनों में या किसी में नहीं? तो प्यारे साथियों अतिरिक्त न्यायाधीशों की जो नियुक्ति है वो कहाँ की जाती है? उच्च न्यायालय में की जाती है। यानी प्यारे साथियों इस क्वेश्चन के राइट आंसर की बात करते हैं तो बी ऑप्शन मेरे भाई आपका क्या हो जाता है, यहाँ से एकदम सही आंसर आपका हो जाता है। चलो साथियों अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, नेक्स्ट सवाल की बात कर लेते हैं। देखो साथियों यहाँ क्वेश्चन नंबर 46 की बात कर लेते हैं। साथियों 46 क्वेश्चन क्या है, उच्च न्यायालय की न्यायमूर्ति के सेवानिवृत्त की अधिकतम उम्र सीमा क्या है? 65 वर्ष है या साथियों यहाँ पे दो बार ऑप्शन रिपीट हुआ है, या 60 वर्ष है या साथियों 62 वर्ष है? तो प्यारे साथियों इस क्वेश्चन की राइट आंसर की बात करें तो डी ऑप्शन आपका राइट आंसर बन जाएगा कि भाई उच्च न्यायालय की न्यायमूर्ति के सेवानिवृत्त की साथियों अधिकतम उम्र सीमा जो है वो कितना वर्ष है, 62 वर्ष है। चलो साथियों देखो यहाँ अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं कि उच्च न्यायालय में बकाया कार्य को निपटाने के लिए राष्ट्रपति अपर न्यायाधीश की नियुक्ति कितने समय के लिए कर सकता है? 1 वर्ष के लिए, 2 वर्ष के लिए, 3 वर्ष के लिए या प्यारे साथियों 4 वर्ष के लिए? तो साथियों इस क्वेश्चन की राइट आंसर की बात करें तो बी ऑप्शन साथियों आपका राइट आंसर हो जाता है। ठीक है बी ऑप्शन भी आना। ठीक है साथियों अगला क्वेश्चन देखो आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 48 की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर साथियों यहाँ किसकी बात करेंगे, 48 की बात करेंगे। भारतीय संविधान के अंतर्गत कितने प्रकार के आपातकाल की बात की गई है? 2 प्रकार के, 3 प्रकार के, 4 प्रकार के या फिर साथियों 1 प्रकार के? तो भारतीय संविधान के अंदर साथियों यहाँ पे 3 प्रकार के आपातकाल की बात की गई है। तो इस क्वेश्चन का साथियों राइट आंसर क्या बन जाएगा, बी ऑप्शन साथियों आपका राइट आंसर बन जाएगा। अगला क्वेश्चन साथियों यहाँ से कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 352 में किससे संबंधित उपबंध है? वित्तीय आपातकाल, राज्यों में संवैधानिक व्यवस्था की विफलता साथियों, या संविधान के भाग 3 की प्रदत्त अधिकारों के प्रवर्तन का निलंबन, या साथियों राष्ट्रीय आपातकाल? तो 352 के अंदर जो है प्यारे साथियों यहाँ पे किसका उपबंध है, राष्ट्रीय आपातकाल का है। यानी कि साथियों डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। चलो साथियों अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत आपातकाल की उद्घोषणा राष्ट्रपति करता है? अनुच्छेद 352, अनुच्छेद 356, अनुच्छेद 360 या साथियों अनुच्छेद 368? तो मेरे भाई यहाँ पे देखो यहाँ अनुच्छेद 352 प्यारे साथियों इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ए ऑप्शन साथियों राइट आंसर बनने वाला है। चलो साथियों अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं कि संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्यों में संवैधानिक तंत्र के विफल होने पर राष्ट्रपति शासन लागू किया जाता है? अनुच्छेद 352, अनुच्छेद 354, अनुच्छेद 355 या साथियों अनुच्छेद 356? तो प्यारे साथियों इस क्वेश्चन के राइट आंसर की बात करते हैं तो डी ऑप्शन मेरे भाई आपका क्या हो जाता है, यहाँ से एकदम सही आंसर हो जाता है। चलो साथियों अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, भारत की पंचवर्षीय योजनाएं केंद्रीकृत आर्थिक और सामाजिक विकास कार्यक्रम थे जो प्रचलित थे सोवियत संघ
सोवियत संघ में या फिर अमेरिका में या साथियों जर्मनी में या साथियों नॉर्वे में। तो प्यारे साथियों इस क्वेश्चन के राइट आंसर की बात करते हैं तो ए ऑप्शन आपका क्या हो जाता है प्यारे साथियों, एकदम सही आंसर आपका हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 54 की बात कर लेते हैं कि भारत में उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण की शुरुआत किस वर्ष हुई थी। यानी कि प्यारे साथियों भारत के अंदर उदारीकरण की बात करें या साथियों निजीकरण की बात करें या फिर वैश्वीकरण की बात करें तो साथियों इसकी शुरुआत कब हुई थी, 2005 में, 1996 में या प्यारे साथियों यहाँ 2000 में या साथियों 1991 में। तो प्यारे साथियों इस क्वेश्चन की अगर मैं आंसर की बात करता हूं तो डी ऑप्शन आपका राइट आंसर यानी 1991 आपका क्या हो जाएगा, एकदम सही आंसर प्यारे साथियों होने वाला है। सामुदायिक विकास कार्यक्रम का प्रारंभ किस वर्ष हुआ था, 1950 में, 1952 में या 1951 में या 1953 में। तो सामुदायिक विकास कार्यक्रम का जो आरंभ है प्यारे साथियों कब हुआ था, 1952 में हुआ था। यानी कि साथियों बी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, यहां से एकदम सही आंसर प्यारे साथियों होने वाला है। चलो साथियों अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 56 की बात कर लेते हैं कि मेक इन इंडिया कार्यक्रम का लोगो क्या है, शेर है, हाथी है, चीता है या प्यारे साथियों कंगारू है। तो मेक इन इंडिया का जो लोगो है प्यारे साथियों वो क्या है, शेर है भैया ना, क्या है, शेर। यानी ए ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। साथियों अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं कि पंचधारा योजना संबंधित है। साथियों पंचधारा योजना किससे संबंधित है, ए ऑप्शन नदी जल प्रबंधन से, बी ऑप्शन कृषि कल्याण के लिए, सी ऑप्शन एलपीजी वितरण से और डी ऑप्शन भूजल प्रबंधन से। तो पंचधारा जो है साथियों यहाँ पे नदी जल प्रबंधन से संबंधित है। यानी कि प्यारे साथियों इस क्वेश्चन के राइट आंसर की बात करते हैं तो मेरे भाई ए ऑप्शन आपका क्या हो जाता है, एकदम राइट हो जाता है। चलो साथियों क्वेश्चन नंबर 58 की बात कर लेते हैं कि राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन कब शुरू हुआ था, जून 2012 में, मई 2010 में, अप्रैल 2010 में या अप्रैल 2005 में। तो राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन जो है प्यारे साथियों ये अप्रैल 2005 में क्या हुआ था, शुरू हुआ था। यानी कि प्यारे साथियों डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का क्या हो जाता है, राइट आंसर हो जाता है। चलो साथियों अगले क्वेश्चन की बात करते हैं कि चुंबकीय फ्लक्स घनत्व की इकाई क्या है, न्यूटन है, टेस्ला है, अर्ग है या साथियों वेबर है। तो चुंबकीय फ्लक्स घनत्व की इकाई जो है प्यारे साथियों क्या है, यहाँ टेस्ला है। यानी कि प्यारे साथियों बी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, एक प्रकाश वर्ष क्या मापता है, घनत्व को मापता है, दूरी मापता है, समय को मापता है या प्रकाश की तीव्रता को। तो प्यारे साथियों आप सबको पता है, देखो प्रकाश वर्ष जो है किसको मापता है, आप कहोगे सर दूरी को मापता है। तो प्यारे साथियों इस क्वेश्चन की राइट आंसर की बात करेंगे तो बी ऑप्शन मेरे भाई आपका क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। चलो साथियों अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं कि निम्न में से कौन सा जीव अपने शिकार को पकड़ने के लिए अल्ट्रासोनिक ध्वनि का उपयोग करता है, चमगादड़, बिल्ली, बाज या साथियों कुत्ता। ठीक है तो प्यारे साथियों देखो यहां अगर हम बात करते हैं इस क्वेश्चन के आंसर की बात करेंगे तो साथियों ए ऑप्शन चमगादड़ आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। चलो साथियों अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं कि ध्वनि के माध्यम से यात्रा नहीं कर सकती। आप सबको ध्वनि जो है निवार्त के माध्यम से यात्रा नहीं कर सकती, मृदा के, पानी से या आग से। तो प्यारे साथियों निवार्त के माध्यम से ध्वनि जो है साथियों यात्रा नहीं कर सकती। यानी कि ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है मनुष्य के लिए ध्वनि की श्रव्य सीमा कितनी है, 20 हर्ट्ज से 200 किलो हर्ट्ज तक या 10 हर्ट्ज से साथियों 100 किलो हर्ट्ज तक या 20 हर्ट्ज से 20 किलो हर्ट्ज तक या साथियों 10 हर्ट्ज से 10 किलो हर्ट्ज तक। तो प्यारे साथियों यहां मनुष्य की ध्वनि की जो श्रव्य सीमा जो है, सुनने की जो सीमा जो है प्यारे साथियों वो कितना है, यहाँ पे 20 हर्ट्ज से 20 किलो हर्ट्ज तक। यानी कि सी ऑप्शन साथियों इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, राइट आंसर। चलो साथियों अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं कि फुलमिनोलॉजी का अध्ययन क्या है, ज्वालामुखी, आकाशीय बिजली,
प्राकृतिक गैस या वायुमंडल। तो फुलमिनोलॉजी जो है साथियों किसका अध्ययन है? तो प्यारे साथियों इस क्वेश्चन की राइट आंसर की बात करते हैं आकाशीय बिजली, यानी बी ऑप्शन प्यारे साथियों एकदम आपका सही आंसर होने वाला है। चलो साथियों अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। पनडुब्बियों में समुद्र स्तर से ऊपर की चीजों को देखने के लिए निम्न में से किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? यहाँ ओडोमीटर का, या पाइरेलियोमीटर का, या साथियों इप्सोमीटर का, या फिर पेरिस्कोप का। तो साथियों यहाँ किसका यूज किया जाता है? पेरिस्कोप का यूज किया जाता है, यानी कि साथियों डी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? एकदम सही आंसर हो जाएगा। चलो साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। देखो यहाँ पे इसमें से किसको ईंधन सेल कहा जाता है? कार्बन को, नाइट्रोजन को, या पोटेशियम को, या आणविक ऑक्सीजन को? तो साथियों देखो यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि ईंधन सेल किसको कहा जाता है? आणविक ऑक्सीजन को, यानी कि साथियों डी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा। निम्न में से किस जीवाश्म ईंधन के रूप में नहीं माना जाता? जलाऊ लकड़ी, प्राकृतिक गैस, पेट्रोलियम, या कोयला? तो साथियों देखो ये तीनों तो यहाँ पे जीवाश्म ईंधन के रूप में माने जाते हैं, लेकिन किसको नहीं माना जाता? जलाऊ लकड़ी को नहीं माना जाता। तो साथियों ए ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? यहाँ से एकदम राइट आंसर हो जाएगा। चलो साथियों अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। हाल ही में कहाँ विश्व का सबसे बड़ा हीरा मिला है? अंगोला में, नामीबिया में, या बोत्सवाना में, या साथियों इनमें से कोई नहीं? तो सबसे बड़ा जो साथियों हीरा मिला है वो कहाँ मिला है? बोत्सवाना में मिला है, यानी कि प्यारे साथियों इस क्वेश्चन के राइट आंसर की बात करूं तो सी ऑप्शन साथियों आपका क्या होने वाला है? सही आंसर यहाँ पे होने वाला है। चलो साथियों देखो यहाँ अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। हाल ही में कौन आईटीबीपी के अतिरिक्त महानिदेशक नियुक्त हुए हैं? अहम सुरेश, संजीव रैना, या साथियों अमरदीप सिंह, या इनमें से कोई नहीं? तो साथियों आपको बताना है कि आईटीबीपी के अतिरिक्त महानिदेशक के रूप में प्यारे साथियों किसको नियुक्त किया गया है? तो प्यारे साथियों इस क्वेश्चन की राइट आंसर की बात करें संजीव रैना को भी, है ना, यानी कि बी ऑप्शन साथियों क्या हो जाएगा आपका? यहाँ से एकदम सही आंसर। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। हाल ही में दक्षिण भारत का पहला आदिवासी पुस्तकालय कानू कहाँ खुलेगा? केरल में, तेलंगाना में, कर्नाटक में, या इनमें से कोई नहीं? तो प्यारे साथियों देखो यहाँ पे आदिवासी पुस्तकालय कानू जो है कहाँ खुलेगा? कर्नाटक में, यानी कि प्यारे साथियों सी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलो साथियों अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। हाल ही में किस कंपनी के संस्थापक और सीईओ पावेल ध्रुव को गिरफ्तार किया गया? ए ऑप्शन उबर, बी ऑप्शन टेलीग्राम, सी ऑप्शन स्नैपचैट, डी ऑप्शन इनमें से कोई भी नहीं? तो प्यारे साथियों आपको पता है यहाँ पे जो ये पावेल ध्रुव जो है साथियों यहाँ पे कौन किसका सीईओ था? टेलीग्राम। साथियों इसको गिरफ्तार किया गया था, यानी कि प्यारे साथियों इस क्वेश्चन के राइट आंसर की बात करें तो बी ऑप्शन आपका क्या हो जाता है? राइट हो जाता है। हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने किस देश को 20 में क्यूबस भेंट किए? पोलैंड को, बांग्लादेश को, यूक्रेन को, या साथियों इनमें से कोई नहीं? तो प्यारे साथियों यहाँ किसको भेंट किए थे? यूक्रेन को भेंट किए, यानी कि सी ऑप्शन प्यारे साथियों यहाँ क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। चलो साथियों अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। हाल ही में किस देश में राइट टू डिस्कनेक्ट कानून लागू होने वाला है? कनाडा में, स्वीडन में, ऑस्ट्रेलिया में, या साथियों इनमें से कोई नहीं? तो प्यारे साथियों इस क्वेश्चन के राइट आंसर की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया, यानी कि सी ऑप्शन आपका क्या हो जाता है? राइट आंसर हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 74 की बात कर लेते हैं साथियों यहाँ से। हाल ही में कौन टेक्सास आर्थिक विकास निगम के अध्यक्ष नियुक्त हुए हैं? संजीव रैना, अरुण अग्रवाल, अमरदीप सिंह, या साथियों इनमें से कोई नहीं? तो प्यारे साथियों अरुण अग्रवाल को यहाँ पे टेक्सास आर्थिक विकास निगम के क्या अध्यक्ष क्या किया गया है? नियुक्त किया गया है। तो प्यारे साथियों बी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? एकदम सही आंसर आपका यहाँ होने वाला है। क्वेश्चन नंबर 75 की बात कर लेते हैं। हाल ही में यूनिफाइड पेंशन स्कीम लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा है?
हरियाणा है, मध्य प्रदेश है साथियों, महाराष्ट्र है, या इनमें से कोई नहीं। तो सबसे पहले साथियों यहाँ पे यूनिफाइड पेंशन स्कीम को लागू करने वाला जो राज्य है साथियों कौन है? महाराष्ट्र। यानी कि प्यारे साथियों सी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? यहाँ से सही आंसर हो जाएगा। चलो साथियों क्वेश्चन नंबर 76 की बात कर लेते हैं। हाल ही में केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में कितने जिले बनाने की घोषणा की है? 5 जिले या साथियों सॉरी 4 जिले, बी ऑप्शन 5 जिले या सी ऑप्शन 3 जिले, यानी में से कोई नहीं। तो प्यारे साथियों हाल ही में लद्दाख में नए कितने जिले और बनाने की घोषणा की है? 5 जिले। तो प्यारे साथियों बी ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा? आपका सही आंसर हो जाएगा। चलो साथियों अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। हाल ही में तन्वी पात्री ने बैडमिंटन एशियाई चैंपियनशिप में अंडर 15 में कौन सा पदक जीता था भैया ना? ठीक है, रजत जीता था, कांस्य जीता था या साथियों या स्वर्ण जीता था, या इनमें से कोई भी नहीं। तो प्यारे साथियों इस क्वेश्चन के राइट आंसर की बात करेंगे तो स्वर्ण पदक जीता था, यानी कि सी ऑप्शन साथियों क्या हो जाएगा? आपका राइट आंसर। चलो साथियों क्वेश्चन नंबर 78 की बात कर लेते हैं। हाल ही में किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री साल सेंग सी मारक का निधन हुआ? असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश या साथियों इनमें से कोई भी नहीं। तो साथियों देखो यहाँ पे किसके जो पूर्व मुख्यमंत्री का निधन हुआ है वो कौन सा साथियों राज्य है? मेघालय। यानी कि बी ऑप्शन प्यारे साथियों क्या हो जाएगा? राइट आंसर। चलो साथियों अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। हाल ही में एशियाई सर्फिंग चैंपियनशिप 2024 में भारतीय टीम ने कौन सा पदक जीता? कांस्य जीता, रजत जीता या साथियों स्वर्ण जीता, या इनमें से कोई भी नहीं। तो साथियों यहाँ पे ध्यान रखना कौन सा पदक जीता है? भारतीय टीम ने रजत पदक जीता है, यानी बी ऑप्शन प्यारे साथियों क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 80 की बात कर लेते हैं। खालिस्तान को कोशिका की प्रोटीन की फैक्ट्री के रूप में जाना जाता है। यानी कि साथियों आपको बताना है कि किसको कोशिका की प्रोटीन की फैक्ट्री के रूप में जाना जाता है। राइबोसोम को जाना जाता है, अंतर्द्रव्यी जालिका को जाना जाता है, नाभिक को, या फिर सूत्र कणिका को। तो आप सबको पता है साथियों यहाँ पे राइबोसोम को कोशिका के प्रोटीन की फैक्ट्री के रूप में जाना जाता है, यानी ए ऑप्शन साथियों क्या हो जाएगा? आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलो साथियों अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। कोशिका का शक्ति ग्रह यानी कि कोशिका का पावर हाउस साथियों किसको कहा जाता है? गोल्जी मिश्र को कहा जाता है, गोल्जी काय को, या फिर अंतर्द्रव्यी जालिका को, या लैन काय को कहा जाता है, लाइसोसोम को, या साथियों सूत्र कणिका को कहा जाता है। तो प्यारे साथियों यहाँ पे देखो कोशिका का जो शक्ति ग्रह है साथियों यहाँ पे शक्ति ग्रह जो है पावर हाउस है वो सूत्र कणिका को कहा जाता है। ठीक है, यानी कि डी ऑप्शन मेरे भाई यहाँ क्या हो जाएगा? आपका राइट आंसर होने वाला है। चलो यहाँ पे साथियों अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। निम्न में से किसमें प्रति ग्राम प्रोटीन की मात्रा सबसे अधिक होती है? सेब में, सोयाबीन में, गेहूं में या मूंगफली में? तो साथियों आपको पता है देखो सबसे अधिक प्रति ग्राम प्रोटीन की जो मात्रा होती है वो साथियों किसमें होती है? सोयाबीन में होती है, यानी कि साथियों बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 83 की बात कर लेते हैं। निम्नलिखित में से जायद फसल कौन सी है? चावल है, खरबूजा है, कपास है, या साथियों गेहूं है? तो साथियों इस क्वेश्चन के राइट आंसर की बात करें तो जायद फसल में के अंदर साथियों कौन आता है? खरबूजा, यानी बी ऑप्शन साथियों आपका क्या हो जाएगा? सही आंसर आपका यहाँ होने वाला है। चलो साथियों अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। रबी की फसल की कटाई प्राय कब होती है? यानी कि रबी की फसल की कटाई कब होती है? मार्च से जून में होती है, सितंबर अक्टूबर में होती है, या जुलाई अगस्त में होती है प्यारे साथियों, या जनवरी फरवरी में होती है? तो मेरे भाई यहाँ आपको बताना है कि रबी की फसल की जो कटाई है साथियों कब होती है? मार्च जून के अंदर होती है, यानी कि प्यारे साथियों ए आपका सही आंसर हो जाएगा। चलो साथियों अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी खरीफ की फसल है? जूट है, मटर है, जौ है, या साथियों गेहूं है? ठीक है, तो साथियों आपको क्या बताना है कि इनमें से साथियों आपके कौन सी फसल जो है खरीफ की फसल है साथियों? तो आप कहोगे सर मटर जो है साथियों यहाँ पे खरीफ की फसल, सॉरी साथियों यहाँ पे मटर नहीं, देखो यहाँ पे जूट जो है ना साथियों यहाँ पे कौन सी फसल है? यहाँ पे
खरीफ की फसल है। बाकी साथियों मैं तीनों फसलों की बात करता हूं तो ये कब कौन सी फसल है, रवि की फसल है भैया ना। कैसी फसल है ये, रवि की। जबकि प्यारे साथियों जूट जो है साथियों कैसी फसल है आपकी, यहाँ पे देखो खरीफ की फसल है। यानी कि प्यारे साथियों ए ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। चलो साथियों अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। निम्नलिखित में से किस प्रकार के मृदा में सूक्ष्म कणों का अनुपात बड़े कणों की अपेक्षाकृत अधिक होता है? चिकनी मृदा में होता है, रेतीली मृदा में होता है, काली मृदा में होता है, या प्यारे साथियों दोमट मृदा में होता है? तो प्यारे साथियों इस क्वेश्चन के राइट आंसर की बात करें तो चिकनी मृदा यानी ए ऑप्शन साथियों आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। चलो साथियों अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 87 की बात कर लेते हैं। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किससे संबंधित है? वन्यजीव संरक्षण से संबंधित है, या साथियों हिमालय संरक्षण से संबंधित है, या तटीय भागों के विकास से संबंधित है, या प्यारे साथियों ओजोन परत के संरक्षण से संबंधित है? तो आप सभी को पता है प्यारे साथियों, देखो ये मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो है साथियों ओजोन परत के संरक्षण से संबंधित है। यानी कि प्यारे साथियों डी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, यहां से सही आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। वन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? जबलपुर में, जोरहाट में, बेंगलुरु में, या देहरादून में? तो प्यारे साथियों वन अनुसंधान संस्थान जो है साथियों ये कहाँ स्थित है? देहरादून में स्थित है प्यारे साथियों। तो डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का क्या बन जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। चलो साथियों अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं कि विश्व वानिकी दिवस किस दिन मनाया जाता है? 8 मार्च को, 21 मार्च को, 5 जून को, या प्यारे साथियों 4 अक्टूबर को? तो विश्व वानिकी दिवस जो है मेरे भाई ये कब मनाया जाता है प्यारे साथियों? 21 मार्च को मनाया जाता है। यानी कि साथियों बी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, यहां से एकदम सही आंसर हो जाता है। चलो साथियों अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 90 की बात कर लेते हैं कि वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम पारित किया गया था, कब किया गया था? 1965 में, 1970 में, 1972 में, या प्यारे साथियों 1975 में? तो प्यारे साथियों मैं आपको बताना चाहूंगा कि वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम जो है साथियों कब पारित हुआ था? ये 1972 में पारित हुआ था। यानी कि साथियों सी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। चलो साथियों क्वेश्चन नंबर 91 की बात कर लेते हैं। राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी शोध संस्थान NEERI कहाँ स्थित है साथियों? हैदराबाद में है, बेंगलोर में है, नागपुर में है, या प्यारे साथियों नई दिल्ली में है? तो आपको बताना है प्यारे साथियों कि राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी शोध संस्थान कहाँ स्थित है। तो प्यारे साथियों इस क्वेश्चन के राइट आंसर की बात करते हैं तो नागपुर में होगा। साथियों सी ऑप्शन आपका क्या हो जाता है, राइट आंसर हो जाता है। चलो साथियों अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 92। तो सुल्तानपुर बर्ड सेंचुरी स्थित है, चंडीगढ़ में है, भरतपुर में है, गुड़गांव में है, या साथियों गांधीपुर में है? तो आपको बताना है सुल्तानपुर बर्ड सेंचुरी जो है साथियों ये कहाँ स्थित है साथियों? गुड़गांव में स्थित है। यानी सी ऑप्शन साथियों आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन साथियों, पौड़ा नृत्य जो है साथियों राज्य की एक प्रदर्शन कला है, किस राज्य की प्रदर्शन कला है पौड़ा नृत्य? गुजरात की है, महाराष्ट्र की है, राजस्थान की, या केरल की? तो प्यारे साथियों इस क्वेश्चन की राइट आंसर की बात करते हैं तो महाराष्ट्र आपका राइट आंसर, यानी बी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। चलो साथियों क्वेश्चन नंबर 94 की बात कर लेते हैं। तरणेतर मेला किस राज्य में प्रतिवर्ष मनाया जाता है? गुजरात में मनाया जाता है तरणेतर मेला, या तेलंगाना में, या मध्य प्रदेश में, या साथियों मणिपुर में? तो प्यारे साथियों ये मनाया जाता है गुजरात में। यानी कि साथियों ए ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 95 की बात कर लेते हैं। निम्नलिखित में से किस त्योहार को मणिपुरी नव वर्ष के नाम से भी जाना जाता है? चेरेवा को यहाँ पे साथियों, या हिकरू हिडुंगबा को, या गगई को, या साथियों कूट को? तो प्यारे साथियों इस क्वेश्चन की राइट आंसर की बात करें तो ए ऑप्शन मेरे भाई क्या हो जाएगा, राइट आंसर। चलो साथियों अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं भाई।
कुंभ मेला कहाँ नहीं लगता? इलाहाबाद में, उज्जैन में, पुरी में या साथियों हरिद्वार में? तो प्यारे साथियों देखो आपको पता है पुरी में नहीं लगता, बाकी इलाहाबाद में भी लगता है, उज्जैन में भी लगता है प्यारे साथियों, हरिद्वार में भी लगता है। तो सी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। चलो साथियों अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। यूनेस्को की विश्व विख्यात रानी की बाव इनमें से कौन से स्थान पर अवस्थित है? शिमला हिमाचल प्रदेश में, पाटन गुजरात में स्थित है, कोणार्क उड़ीसा में या फिर जोधपुर राजस्थान में? तो प्यारे साथियों यूनेस्को की विश्व विख्यात रानी की बाव जो है साथियों कहाँ स्थित है? ये पाटन गुजरात में स्थित है साथियों। बी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर। चलो साथियों क्वेश्चन नंबर 98 की बात कर लेते हैं। गुरुद्वारा पंजा साहिबा भारत के किस पड़ोसी देश में स्थित है? पाकिस्तान में, बांग्लादेश में, श्रीलंका में या प्यारे साथियों कोलकाता में? तो पंजा साहिबा साथियों कहाँ स्थित है? पाकिस्तान में मेरे भैया ना। ए ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलो साथियों क्वेश्चन नंबर 99 की बात कर लेते हैं। यूनेस्को का वैश्विक विरासत स्थल खजुराहो कहाँ स्थित है? मध्य प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में, उत्तराखंड में या छत्तीसगढ़ में? तो आपको खजुराहो बताना है साथियों। खजुराहो कहाँ स्थित है? तो ये साथियों मध्य प्रदेश में स्थित है। ए ऑप्शन आपका राइट आंसर होने वाला है। चलो साथियों क्वेश्चन नंबर 100 की बात कर लेते हैं कि जयपुर में एक महल है जिसे सवाई प्रताप सिंह ने बनाया, कौन सा है? लालगढ़ पैलेस, उम्मेद भवन, हवा महल या सज्जनगढ़ पैलेस? तो साथियों सी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर। तो साथियों देखो मैंने आपको यहाँ पे तो टॉप 100 क्वेश्चन साथियों यहाँ पे जीके जीएस के यहाँ पे आपको सोल्व करवाए हैं। तो प्यारे साथियों देखो मैं यही कहूंगा ये क्लास आपके लिए साथियों बहुत ही एकदम शानदार होने वाली है। तो प्यारे साथियों देखो आप क्लास को लाइक करें, शेयर करें और अगर आपने साथियों चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज साथियों यहाँ पे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। फिर से साथियों एक नई ऊर्जा और एक नई क्लास के साथ में मैं फिर से आप सभी के सामने आने वाला हूँ। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, हमें सपोर्ट करने के लिए।